हाय स्टूडेंट, सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर पढ़ा था और जो पिछला 2 लेक्चर है उसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की थी। अभी तक हमने टोटल 6 प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए थे, अर्थात सांद्रता को व्यक्त करने की 6 प्रकार की विधि पढ़ चुके थे, जिसमें हमने ताप पर आधारित W/V अर्थात द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, V/V अर्थात आयतन प्रतिशत और मोलरता और साथ में नॉर्मलता, ये 4 चीज़ें हमने टेम्परेचर पर आधारित भी पढ़ लिया था। आज हम के सेशन में हम पढ़ेंगे कि मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल प्रभाज क्या होता है और मोललता क्या होता है अर्थात मोललिटी, और साथ में इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम मोललता या मोललिटी की बात करते हैं कि मोललता आखिर क्या होता है। तो मोललता की यदि मैं बात करूँ तो मोललता को हम बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। अब इसके पहले हम मोलरता या नॉर्मलता पढ़ते थे, उसमें ये पढ़ते थे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल को हम बोलते हैं मोलरता। लेकिन मोललता में क्या होता है, मोललता अर्थात मोललिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अब जो मोललता होता है ये मोलरता से थोड़ा सा अलग होता है। मोलरता में हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेते थे, यहाँ पे हम 1 लीटर सॉल्यूशन ना लेकर के हम ले रहे हैं 1000 ग्राम विलायक अर्थात सॉल्वेंट ले रहे हैं 1000 ग्राम, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1 किलोग्राम। तो इसी तरीके से डेफिनेशन को इस तरीके से बदल सकता हूँ कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट अर्थात विलायक में उपस्थित या में घुले हुए विलेय के मोल अर्थात सॉल्यूट के मोल, विलेय के मोलों की संख्या को भी हम क्या बोल सकते हैं, मोललता कह सकते हैं। अब इसका यदि मैं फार्मूला लिखूं तो स्मॉल m से हम लिखेंगे तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। कैपिटल M मोलरता, स्मॉल m मोललता, जिसको मोललिटी कहा जाता है अंग्रेजी में। इसका फार्मूला बनाऊं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि NB क्या है, B हमेशा रिप्रेजेंट करेगा विलेय अर्थात सॉल्यूट को, और N क्या है, यहाँ पे मोल है। तो मैं बताया कि विलेय के मोल की संख्या, तो ये विलेय के मोलों की संख्या है। चूंकि मैं क्या लिखा हूँ 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम, अर्थात प्रत्येक किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोल रहे हैं, मोललता या मोललिटी बोल रहे हैं। तो मैं नीचे लिख सकता हूँ विलायक इस तरीके से, अर्थात इसी विलायक में घुला हुआ है, और ये किस में है, ये है किलोग्राम में। ठीक है, तो इसको मैं यदि और आगे मॉडिफाई करूँ तो यही सूत्र मेरे को इस तरीके से दिखने लगेगा, ये WB/MB। ये क्यों, कहाँ से आया, MB है मोलर मास अर्थात मोलर द्रव्यमान, W एक अर्थात N इक्वल टू होता है W/M, जिसको हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, मोल है, मोल निकालने का फार्मूला, उसी फार्मूला को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनटू ये 1 और नीचे मैं लिख दिया WA किलोग्राम में। तो ये हमको सूत्र मिल गया मोललता का, जिसको हमको याद करना है। अर्थात ये एक सूत्र हो गया WB/MB इंटू 1/WA, वो भी किस में, किलोग्राम है। ए लिखा है, इसका अर्थ है सॉल्वेंट की मात्रा अर्थात विलायक की मात्रा, वो भी किस में, किलोग्राम में। अब यदि मैं ग्राम में इसको लूँ तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे वहाँ लीटर में था तो 1 लिखते थे और मिलीलीटर अर्थात ml में 1000 करते थे। सेम यही सूत्र मेरे को यदि मैं इसको किस में लूँ, ग्राम में, तो इस तरीके से बदल जाएगा। 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम, इसलिए ऊपर 1000 कर दूंगा और नीचे WA लिखूंगा और साथ में मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में ग्राम। तो आप ये दोनों फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। ये बुक में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जिसमें टिक लगा रखा हूँ 1000 ग्राम वाला, और 1000 ग्राम का अर्थ ही 1 किलोग्राम होता है। तो इस तरीके से हम इसका फार्मूला बनाएंगे। यदि ताप की बात करूँ इसमें, तो यह ताप के साथ परिवर्तन नहीं होता। कहने का अर्थ है कि यह ताप पर निर्भर नहीं करता, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई आयतन ही नहीं है। हमने क्या देखा था इसके पहले, मोलरता, नॉर्मलता या फिर आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वाले में, कि उसमें आयतन रहता था और वो टेम्परेचर के साथ क्या होता था, बढ़ते जाता था, जिसके कारण उनके मान सबके घटते जाते थे। इसमें कहीं आयतन दिया नहीं है, इस कारण यह क्या है, ताप पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये आपको लिखना है और याद भी रखना है कि टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, अर्थात इंडिपेंडेंट है ये टेम्परेचर से। यूनिट की बात करूँ यदि इसकी, तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट हो जाएगा ये वाला, देखिए NB क्या है, ये है मोल, तो मैं लिखूँगा मोल, और नीचे मैं किस में ले रहा हूँ, किलोग्राम में, तो प्रति किलोग्राम अर्थात मोल प्रति किलोग्राम, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, कैसे इनका फार्मूला आपको बनाना है और किस तरीके से इसको याद रखना है। कुल मिला के 1000 ग्राम विलायक में यहाँ हम सॉल्वेंट का वजन ग्राम में ले रहे हैं या फिर किलोग्राम में, या फिर 1 किलोग्राम भी बोल सकता हूँ। तो दोनों परिभाषा आप बना सकते हैं, कोई एक जो ठीक लगे आपको सुटेबल। अब फार्मूला आपको याद करना है, पहले जैसे ही है फार्मूला सेम। देखिए यहाँ पे हमने ग्राम रखा है, इसलिए इसको हमने 1000 कर दिया, किलोग्राम था तो 1 रखा था। ठीक है, तो किलोग्राम में यदि क्वेश्चन आता है तो हम सीधा मान यहाँ रखेंगे, ग्राम में आता है तो यहाँ पे रखेंगे।
इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। है वही दोनों एक ही फार्मूला, कोई दोनों में अंतर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन, इसमें से जो पहला क्वेश्चन है इस और ये जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर साल किसी न किसी सेट में आते ही हैं क्वेश्चन, अर्थात मोलरता, नॉर्मलता और मोललता और साथ में मोल प्रभाज, ये चारों कंसंट्रेशन टर्म्स से हर साल क्वेश्चन आता ही है। तो क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। और बाकी जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है और फिर अपना ये चौथा वाला, इस टाइप का जो लेवल का क्वेश्चन है, जो कि ये थोड़े से कठिन लेवल के हैं, दूसरे और तीसरे वाले क्वेश्चन, ये आपके नीट या जेई के पेपर में पूछे जाते हैं। और ये वाला जेई का ही क्वेश्चन है जो दूसरा नंबर का है वो, और ये जो तीसरा है ये और ये चौथा, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको हल करना है। ठीक, इसको समझते जाइए कैसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। मैं ये पहला क्वेश्चन को करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, 1.8 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम जल में विलय किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज, सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन को पढ़ना है। अब देखिए इसमें लिखा है मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। और कभी कभी क्या लिखा रहेगा, मोललता का मान दे देगा, ठीक है। तो पदार्थ का मान पूछेगा, अर्थात विलय की मात्रा पूछ देगा। इसी क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ। देखिए मोललता का सूत्र होता है WB/MB इंटू 1000 इसलिए किया क्योंकि वो जो 200 ग्राम वो ग्राम में दे रखा है, इसलिए WA और ये हो गया G। अब देखिए WB अर्थात विलय की मात्रा, विलय अर्थात सॉल्यूट की मात्रा 1.8 ग्राम दे रखा है, तो मैं लिखूंगा 1.8 ग्राम। और नीचे क्या है, MB है मोलर मास या मोलर द्रव्यमान किसका, विलय का। अब इसमें लिखा है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का कितना होता है, ग्लूकोज का यदि काउंट करूँ तो देखिए C6H12O6 ये फार्मूला है ग्लूकोज का। इसका होगा 12 गुणित 6 करूँगा तो 72, और इसका फिर 12, और इसका होता है 16 और गुणित 6 करूँगा 16 छक्का 96। इस तरीके से 96, 72 और 12, 96, 72 और 12 इस तरीके से करूँगा तो टोटल 180 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कैसे करना है आप समझ गए होंगे। ये हम इनके एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान को जोड़ रहे हैं, टोटल अणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 180 इंटू 1000, 1.8 WB का मान है, यहाँ से विलय की मात्रा 180 इसी का मोलर मास है जो निकाला है हमने। कभी कभी इसमें दिया रहेगा ब्रैकेट में मोलर मास इतना होता है करके, और 1000 जो हमारा सूत्र था उसमें से हमने ले लिया। और WA है विलायक। अब विलायक कौन सा है, देखिए ग्लूकोज को 200 ग्राम जल में, अब 1.8 और 200 ग्राम, जिसकी मान अधिक वही विलायक का काम करेगा। तो 200 ग्राम यहाँ पे क्या होगा, विलायक होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 200। तो उम्मीद है कैसे करना है इसको आपने समझ लिया होगा। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है। कभी कभी क्या करेगा, ये मोललता का मान दे देगा, इस मान को नहीं देगा, और पूछ देगा कि ग्लूकोज को कितनी मात्रा में मैं घोलूँ करके। पहले इसको हम बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए ये 200 एकम और 205। अब ये 1.8 और कितना है, ये 180 है। तो 1.8 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 18/10, और 180 को मैं लिख सकता हूँ इसके बटा 180, अर्थात हो जाएगा गुणित 180, ठीक है। 1/180 कैसे किया मैंने, 18/10 और इसका बटा 180 था। अब 180/1 है ये वास्तव में, इधर चल जाएगा तो पलट जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक। ये सामान्य गणित है। और इंटू ये क्या है, ये 5 इंटू 5। अब देखिए 18 एकम अर्थात ये 18 दाहम टोटल, तो ये कितना आ गया 5/100, 10 गुणित 10 करूँगा तो ये 5 का इसके साथ गुणा 18 एकम वाले के साथ, तो कितना हो गया 5/100 का अर्थ 5 एकम 5, 5 दूनी अर्थात 1/20 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 20×0, फिर 20×0, 20×2500, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.05। अब चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मोललता निकाल रहे हैं, तो इसके साथ मैं इस मान m लिखूंगा या फिर लिखूंगा ये यूनिट मोल प्रति किलोग्राम। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब यही क्वेश्चन कैसे आपके पलट के दे सकता था कि ये क्वेश्चन दे देता आपको कि 0.05 मोललता के ग्लूकोज का विलयन जो कि 200 ग्राम जल में विलय किया गया है, में ग्लूकोज की कितनी मात्रा चाहिए, ऐसा करके पलट के दे देता। तो कितनी मात्रा चाहिए अर्थात ये WB का मान पूछता, तब मेरे को क्या करना पड़ता, इनका तिर्यक गुणा करके WB को इधर लाना पड़ता। इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, पहला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक। इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए एसिटिक अम्ल को जल में विलय किया गया है, ठीक है। अर्थात एसिटिक अम्ल क्या होगा, विलय अर्थात सॉल्यूट का काम करेगा, और जल क्या काम करेगा, जल एक सॉल्वेंट या विलायक का काम करेगा। कर 2.05 मोलरता, ठीक है, कैपिटल M लिखा है अर्थात मोलरता सांद्रता का विलयन बनाया गया, तथा जो विलयन बना उसका घनत्व 1.02 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। विलयन की मोललता ज्ञात करिए। अर्थात ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई में पूछा गया था बहुत पहले। अब इसमें हमको देखिए मोलरता दिया हुआ है और मोललता निकालना है, तो जो चीज़ हमको निकालना रहेगा उसी का हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। चूँकि मुझे क्या निकालना है, जो दूसरा नंबर है उसमें मोललता निकालना है, तो मोललता इक्वल टू होता है WB/MB इंटू 1000 लिख लेते हैं। यही फार्मूला हम ज़्यादा उपयोग करेंगे, WA किसमें, ग्राम में। अब देखिए क्या क्या दिया है उस पर जाते हैं। एसिटिक अम्ल को जल में विलय कर 2.05 मोलरता। अब यहाँ पे तो कहीं मोलरता लिखा नहीं है, तो मैं लिख दूंगा मोलरता 2.05
ये मोलरता का मान दे रखा है, घनत्व तो दिया है 1.02, घनत्व तो दे दिया है 1.02 ग्राम पर ml। अब ज्ञात क्या करना है मेरे को, मोललता, ये स्मॉल m पता करना है। अब देखिए इसमें से कोई भी चीज़ नहीं दिया है, अब हम कैसे पता करेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद इसमें मेरे को ये पता करना है कि डब्ल्यू भी कैसे निकालें, एम भी कैसे निकालें और डब्ल्यू ए। तो एम भी सबसे पहले निकाल लेते हैं, एसिटिक अम्ल। देखिए एसिटिक अम्ल को जल में विलय कर, अर्थात जो विलय है वो क्या है, एसिटिक अम्ल। तो एम भी मैं निकालूंगा एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र भी छोटे छोटे आपको पता होने चाहिए, ये CH3COOH। इनका यदि कैलकुलेशन करूँगा तो ये होता है 12, अब ये होगा 3, ये होगा फिर 12, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा टोटल, और ये हो जाएगा 1। इस तरीके से इसको मैं जोड़ूंगा तो 24, 35 और 1, ये टोटल आ जाएगा 60, अर्थात एसिटिक अम्ल का मान आ जाएगा MB का 60 ग्राम। तो उम्मीद है ये चीज़ तो आपने समझ लिया होगा, विलय जो भी दिया रहेगा उससे हमको निकालना है MB का मान। अब क्या निकालना है मुझे, ये मोललता निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही डाटा दिया हुआ है, MB तो हम खुद से निकाल लेंगे। अब देखिए WB कैसे निकालूंगा, WB, तो WB है विलय की मात्रा। अब इसको देखिए, ये है मोलरता। मोलरता क्या कहता है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, ठीक है, उसको कहते हैं मोलरता। अब ये इसका अर्थ क्या है, 2.05 m का अर्थ, 2.05 m का अर्थ है कि एसिटिक अम्ल का 2.05 मोल 1 लीटर जल में घुला हुआ है, ये है, अर्थात उनको मिला के 1 लीटर पूरा विलियन बनाया गया है। अब इससे इसको निकालने का 2 तरीका है। एक तो मैं ये करूं कि सबसे पहले जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, इसका 1 मोल अर्थात इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 60 ग्राम, जो कि मैं ऊपर निकाला हूँ, यही 1 मोल एसिटिक अम्ल है, ठीक है। अब इससे यदि मैं गुणा कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा विलय की मात्रा, ये 60 से, ये एक पहला तरीका। अर्थात देखिए ये कितना हो गया, 6 पंचा 30, 3 बचा तो ये 3 आ गया 0 की वजह से, और ये 6 दूनी 12। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव, अर्थात ये हो जाएगा 123 किसका, WB का मान, वो भी किसमें, ग्राम में। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। एसिटिक अम्ल 1 मोल का अर्थ होता है 60 ग्राम, अर्थात जो उनके अणु द्रव्यमान होते हैं कोई भी कंपाउंड के, वही 1 मोल होते हैं वास्तव में। अब चूंकि 2.05 मोल एसिटिक अम्ल है तो मैं उसके अणु द्रव्यमान के साथ गुणा कर दिया, तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका हम इसी को ये कर सकते थे दूसरे तरीके से कि WB निकालने के लिए मैं ले लेता मोलरता का फार्मूला, और ये है विलय की मात्रा, ये विलय का अणु द्रव्यमान गुणित 1/V किसमें, लीटर में। अब 1/V लीटर में इसलिए लिया क्योंकि 2.05 मोल लिखा है, अर्थात 1 लीटर में इतना मोल उपस्थित है, तो इसके हिसाब से ये 2.05 यहाँ रखता। WB मुझे पता करना है तो WB लिखता, MB का मान ये 60 एसिटिक अम्ल की वजह से, और ये एक आयतन कितना 2.05 मोल का अर्थ होता है कि 1 लीटर में 2.05 मोल क्या है, विलय उपस्थित है। तो 1 लीटर जो आयतन है ये मैं मानूंगा, इसका अर्थ हमको पता होना चाहिए, M अर्थात 1 लीटर में कितना मोल घुला हुआ है विलय का, ये। तो एक इस तरीके से फिर इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करता तो भी यही मान आता। तो ये दूसरा तरीका, ये पहला विधि पता करने का, ये दूसरा विधि। इसमें क्या है, इसके छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक भी आते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा। अब सामान्य तरीके से चलें तो सामान्य तरीके से चलेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उम्मीद है WB का मान हमने कैसे निकाला आपने समझ लिया, ठीक है। विलय का जो टोटल अणु द्रव्यमान रहेगा वही वास्तव में 1 मोल होता है, जो मोल का मान दिया रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, WB, विलय की मात्रा, यदि नहीं देता है तो, ठीक है। ये किस किस केस में हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये मोलरता और ये मोललता, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इसमें उपस्थित हो रहा है, अर्थात बन रहा है। अब ये तो WB का मान हो गया। अब हम WA कैसे पता करेंगे, तो WA हम पता करते हैं इस तरीके से, WA अर्थात क्या है, विलायक। अब यहाँ पे उसके लिए दिया है घनत्व, घनत्व किसका है, विलयन का घनत्व। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान किसका, विलयन का, बटा आयतन किसका, विलयन का आयतन। अब घनत्व कितना दिया, 1.02। अब मेरे को क्या पता करना है, द्रव्यमान पता करना है किसका, विलयन का, ये विलयन का है ना, इस विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन अर्थात वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा ऊपर में विलयन का द्रव्यमान या उसकी मात्रा, आयतन कितना है, आयतन है हमको कहाँ से पता चलेगा, आयतन इससे पता चलेगा, 2.05 मोल लिखा है, अर्थात कितना आयतन हो जाएगा वास्तव में लीटर में। और यहाँ पे चूंकि हम लोग हर यूनिट को ग्राम में ले रहे हैं तो नीचे का जो आयतन रहेगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1000 ml। तो 1000 ml इस तरीके से मैं लिखूंगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। 1000 ml बराबर 1 लीटर, ये कहाँ से पता चला मेरे को, इस जगह से, मोलरता लिखा है यहाँ से, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा विलयन के लिए, विलयन का द्रव्यमान बराबर ये हो जाएगा 1.02, अब ये 1
000। ये देखिए 2 और ये 3 बार 0। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव, अर्थात ये हो जाएगा 1020। किसमें विलियन का द्रव्यमान है तो किस में आएगा, ये आएगा ग्राम में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा ये किस में आ रहा है, ग्राम में। अब देखिए थोड़ा सा हमको क्या निकालना है, ये निकालना है विलायक का। ये तो विलियन का हमको पता चल गया, और एक हमने पता किया था, देखिए ये है विलेय का। एचटी का हम लिए क्या है वास्तव में, ये विलेय है, और हमको विलायक का निकालना है। तो विलियन का पता है तो निकल जाएगा आराम से। देखो विलियन मतलब क्या होता है, विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। अब हमको विलेय कितना है 123, ये विलायक पता करना है, और विलियन कितना है 1020। तो 1020 में मैं 123 को घटाऊंगा तो विलायक अर्थात ये क्या है वास्तव में WA। ठीक है, ये विलायक का भार होता है वास्तव में WA। वही हम जानते हैं विलियन दो चीज़ों से बनता है, विलेय और विलायक से। तो ये विलायक के लिए पता करना है, विलेय हमने जान लिया है यहाँ पे, और ये विलियन का इस तरीके से हम निकाल रहे हैं। तो ये निकल जाएगा कितना, 1020 में 1 2 3 को घटाइए, ये हो गया 7, और ये ऊपर आ गया तो ये हो गया 9, और ये फिर यहाँ तो ये हो गया 8, 897। अब ये क्या है, ये है ग्राम। तो उम्मीद है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि विलायक का कैसे निकालेंगे। अब हम अपने सूत्र जो है इसमें मान रखते हैं। कैसे रखेंगे, ये जो हमारा सूत्र है इसमें मान देखिए, मोलरता ये पता करना था ना, WB कहाँ है, ये WB 1 2 3 123, ये हो गया 60। MB का मान ये देखिए 1000 बटा ये कितना है 897। इस तरीके से करने पर ये जो इसका मान है ये 2.2 ग्राम प्रति किलोग्राम ये आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन को हल करना है। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है ये बहुत लंबा टाइम लेता है, पहले इसको नोट करिए फिर बाकी क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने से बनते हैं। ठीक है, फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, जो हमारा मेन फार्मूला है उसी से हम ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, इसके लिए तीसरा क्वेश्चन में इसमें भी क्या पूछ रखा है, मोललता पूछ रहा है। एम हम सूत्र लिखेंगे अपना सेम, WB/MB इंटू ये हो गया 1000/WA किसमें, ग्राम में, लेकिन यूनिट हमारा किलोग्राम में आएगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम में। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 1 लीटर NaOH विलियन में 40 ग्राम NaOH उपस्थित है। 40 ग्राम NaOH अर्थात WB का मान दे दिया 40 ग्राम। जो शुरू में आता है प्रायः वो विलेय रहता है अर्थात सॉल्यूट रहता है। तब विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखिए WB 40 ग्राम दिया है, ये कौन सा है, ये NaOH है। तब इससे MB भी मैं निकाल सकता हूँ। NaOH के लिए MB कितना होता है 40। कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ NaOH के लिए, ये देखिए इसका 23, इस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इस तरीके से जोड़ूंगा तो 40 ग्राम आएगा। ये होता है मोलर द्रव्यमान। ठीक, अब विलियन की मोललता अर्थात ये M पता करना है मुझे, और घनत्व तो दे रखा है 1.038, घनत्व तो दिया है 1.038 ग्राम प्रति ml। अब देखिए WB पता चल गया, MB पता चल गया, क्या बचा WA। तो उम्मीद है कैसे करना है आप समझ रहे होंगे, जो फार्मूला उसी को लिखना है, उसी के हिसाब से फिर आपको सेट करना है, क्योंकि जो चीज़ नहीं है वही पता करेंगे तब जो आंसर है वो आएगा। ठीक, और दूसरे पुस्तक के तरीके से चलेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, आप कंफ्यूज होंगे। हमेशा एक ही तरीके से करना है सारे क्वेश्चन। WA अर्थात ये क्या है, विलायक की मात्रा है। अब हमारे पास घनत्व है, ये किसका घनत्व है, ये है विलियन का घनत्व है, अर्थात सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, किसका, ये विलियन का घनत्व है तो विलियन का द्रव्यमान बटा आयतन, ये क्या होगा, विलियन का द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का मान रखो 1.038 बराबर विलियन का द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन की कहाँ से पता चलेगा, आयतन यहाँ से देखिए 1 लीटर लिखा है ना NaOH। अब चूंकि हमारा घनत्व है वो डाटा किसमें है, ग्राम में, मोल में, तो 1 लीटर को मैं क्या लिखूंगा 1000 ml। आयतन हमेशा मिलीलीटर में होता है या फिर लीटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घनत्व का यूनिट ग्राम है, इसलिए हम इसको 1 लीटर नहीं लिख रहे हैं, इसको 1000 ml लिख रहे हैं। ठीक है, अब इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये विलियन का द्रव्यमान इक्वल टू ये देखिए 1038 और ये 123, देखिए 3 बार, तो ये आ जाएगा हमको 1038। ये क्या आएगा 1038 ग्राम मिला मेरे को विलियन का द्रव्यमान, अर्थात सॉल्यूशन का वजन।
लेकिन हमको क्या पता करना है, WA, तब हमको मोललता पता चलेगा। WA क्या है, विलायक। तो WA पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, WA ये है विलायक। तो विलायक कहाँ से पता चलेगा, देखिए विलियन जो होता है ये विलेय और विलायक इन दोनों से बना होता है। विलायक क्या है, WA है, और विलेय क्या है, WB, और विलियन ये 1038। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1038 विलियन की जगह पे, अर्थात सॉल्यूशन है कुल मिला के। और विलेय कितना है, विलेय देखिए यहाँ पे हमने पता किया है 40 ग्राम, जो कि इसमें दिया भी था 40 प्लस WA। इस तरीक़ा से WA अर्थात इसको मैं इधर कर दूंगा तो ये 998 ये आएगा। कैसे आएगा, देखिए 1038 में ये 40 घटाएंगे तो 8 हुआ, ये 13 में से 4 गया 9, अब ये 998 ये किस में आएगा, ये ग्राम में। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इस तरीके से हमको ये मिल गया WA, किसकी सहायता से मिला, हमको इस घनत्व अर्थात डेंसिटी की सहायता से मिला। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं है वो पता करना है आपको। कैसे पता करना है आप समझ गए होंगे। डेंसिटी यदि दिया है तो उस डेंसिटी की सहायता से, यदि आयतन नहीं दिया है, ये दिया है तो आयतन भी पता कर रहे हैं, आयतन और घनत्व दिया है तो हम विलियन का द्रव्यमान पता कर रहे हैं। और उसके बाद जो विलेय अर्थात सॉल्यूट दिया हुआ है, उस सॉल्यूट के साथ हम इस तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हमको डाटा मिल रहा है। अब इसमें देखिए इस सूत्र मान भरिए, M इक्वल टू WB कितना है, WB देखिए 40, MB भी 40 है, 1000/998 ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक एक आएगा, 1000/998 करेंगे तो 1.002 और साथ में ये मोलल या फिर M या फिर इसको बोल सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम, ये इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद है ये तीसरा क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर चौथा टाइप का क्वेश्चन करते हैं कैसे उसको हल करना है। 20% W/W, W/W का समझ रहे होंगे, मास परसेंटेज है। इसका अर्थ क्या है 20% का, ये मैं आगे लिख रहा हूँ। जली पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व तो इतना ग्राम हो तो पोटेशियम आयोडाइड की मोललता ज्ञात कीजिए। अब इसमें सभी मोललता या अलग अलग सिंगल क्वेश्चन लिया हूँ। कभी कभी क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में 3-4 डाटा अलग अलग पूछा रहेगा, तो तरीका आपको बता दिया गया है कैसे निकालना है हर एक चीज़ को। इसमें क्या है, मोललता भी निकाल सकते हैं, मोलरता भी निकाल सकते हैं, अपना उसका अलग तरीका रहेगा। ठीक है, तो जो मोलरता वाले सेशन में मोलरता निकालने का तरीका बताया हूँ, ये मोललता में सिर्फ मोललता ही बता रहा हूँ। ठीक, तो इसमें देखिए मोलर द्रव्यमान दे रखा है, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड बड़ा कंपाउंड है, वो याद करने में दिक्कत होता है। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया है 20% W/W, 20% W/W अर्थात ये है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ यह होता है कि 20 ग्राम ये हमारा विलेय है, इसको लेके हमने 100 ग्राम का विलियन बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। 20% का अर्थ है कि 20 ग्राम का विलेय लेके हमने 100 ग्राम का विलियन। अब ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि W लिखा है इसलिए, V अर्थात आयतन लिखा रहता तब इसको मैं मिलीलीटर लिखता। ठीक है, इसलिए इसलिए जो दूसरा वीडियो है उसको पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा वीडियो में ये सारा कॉन्सेप्ट मैं बताया हुआ हूँ अच्छे से। तो ये विलेय हो गया, ये हो गया विलियन। विलेय अर्थात विलेय की मात्रा अर्थात WB। हमारा जो सूत्र होता है मोललता, चूँकि मोललता ही निकालना है मेरे को, तो ये होता है विलेय की मात्रा। हमारा जो सूत्र है मोललता, उसके लिए क्या है, ये विलेय की मात्रा, विलेय का अणु द्रव्यमान 1000 विलायक का किसमें, ग्राम में, बाहर या वजन। WB का मान मेरे को यहाँ से पता चल गया, ये देखिए यहीं से डायरेक्ट। MB का मान कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, पोटेशियम आयोडाइड लिखा हुआ है ना, ये MB का मान पहले से दिया है 166 ग्राम। MB का मान 166 ग्राम। और कौन सा, WA, ये कैसे निकालूंगा विलायक, तो ये देखिए विलियन का भार है या द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और ये विलेय का, तो विलियन वाले से विलेय को घटा दूंगा तो क्या बचेगा, विलायक बचेगा ना। हम जानते हैं कि जो विलियन है वो किससे बनता है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक से। और विलायक मुझे पता करना है, ये WA ये तो हमको पता ही है, और ये पता है विलियन कितना है 100 ग्राम, तो इधर 100 लिखूँगा। WB ये कितना है, ये 20 ग्राम, और ये WA, तो 100 में से 20 गया, कितना बचेगा WA 80 ग्राम। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कैसे निकालना है और कैसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। ये सारे डाटा मैं इस पर रख रहा हूँ। देखिए WB का मान कितना है, WB का मान 20 है, MB का मान है 166, 1000/WA का मान है 80। इस तरीके से इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इनका जो मान है वो 1.5 आता है। 1.5 यह है मोल प्रति किलोग्राम, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1.5 ये मोलल, स्मॉल m मोलल को दिखाता है। ऐसा यदि शब्द कहीं लिखा मिलता है, इसका अर्थ ये है कि 1.5 जो मोल विलेय है अर्थात सॉल्यूट है वो 1 किलोग्राम विलायक में घुला हुआ है, ये है इसका अर्थ। ठीक है,
तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। मोललता भी आपको समझ में आ गया होगा कि ताप पर निर्भर क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें आयतन नहीं दिया रहता, इसलिए ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक, इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम मोल प्रभाज पढ़ना शुरू करते हैं कि मोल फ्रैक्शन वास्तव में क्या होता है। कहते हैं मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल अंश भी कहा जाता है। यह भी ताप पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसका भी जब फार्मूला बनाते हैं तो इसमें आयतन नहीं रहता है। तो ताप पर निर्भर करने वाले अपने टोटल 4 होते हैं, मोलरता, नॉर्मलता, उधर आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। बाकी जो 4 हैं वो निर्भर नहीं करते। ठीक है, अब इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जो हमारा मोल प्रभाज है या जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं, इसको हम एक्स इस तरीके से, या फिर इसको काई कहा जाता है, ग्रीक भाषा में काई या चाई भी कह देते हैं, CHI चाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम एक्स भी बोल सकते हैं अपने समझने के लिए। मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन या फिर मोल अंश इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी हमारा मोल रहता है, चाहे विलेय रहे या विलायक अर्थात सॉल्यूट रहे या सॉल्वेंट, उनका टोटल जो जब सम करेंगे तो हमेशा वो एक आएगा। अर्थात फ्रैक्शन का अर्थ यहाँ पे होता है कि एक संख्या के आधार पर जो भी मान है वो उसको हम निकाल रहे हैं। जैसे परसेंटेज किसी चीज़ का निकालते हैं प्रतिशत, तो उसमें हम 100 के हिसाब से निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन में हम एक यूनिट के हिसाब से निकालते हैं जब कुछ भी परसेंटेज जैसा, तब उसको बोल देते हैं मोल फ्रैक्शन। अब इसको डेफिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं कि कोई यदि हमारे पास मिश्रण है या सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन में जितने भी चाहे विलेय हो या विलायक हैं, उसमें से किसी एक घटक का बोल सकता हूँ मोल, और साथ में जो टोटल अपना मोल है उसमें का विलेय या विलायक जो भी है उसका टोटल मोल का अनुपात को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। कहने का अर्थ है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल की संख्या और साथ में कुल घटक के मोलों की संख्या। घटक का अर्थ है यहाँ पे कंपोनेंट। कंपोनेंट अर्थात कोई भी विलयन या मिश्रण जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसको कहा जाता है कंपोनेंट या घटक, जिसको अवयव भी कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। तो वही लिखा, किसी मिश्रण या विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल और कुल मिश्रण या घटक के मोलों का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास विलयन है, तो विलयन में होते हैं विलेय अर्थात सॉल्यूट होता है, और साथ में होता है विलायक सॉल्वेंट होता है। अब विलायक हमारे पास एक रहता है, लेकिन विलेय ढेर सारे हो सकते हैं। अब हम सिर्फ बाइनरी मिक्सचर रहे हैं, बाइनरी अर्थात जिसमें सिर्फ एक विलेय और एक विलायक हो। विलेय को मैं मान लेता हूँ B और विलायक को मान लेता हूँ मैं A। ठीक है, अब मान लो कोई और एक विलेय रहेगा इसमें, तो मैं उसको C भी मान लेता हूँ। अगर दूसरा विलेय है तो ये टर्नरी टाइप का हो जाएगा, त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ 2 को ही बना रहे हैं। विलेय को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, विलायक को A से। अब यदि इसके मोल की मैं बात करूँ, विलेय का मोल, तो विलेय के मोल को मैं रिप्रेजेंट करूँगा NB से, विलायक के मोल को रिप्रेजेंट करूँगा NA से। और यदि मैं इसके मोल प्रभाज की बात करूँ, ये है अपना मोल प्रभाज की यदि मैं बात करूँ, मोल प्रभाज, तो विलेय का जो मोल प्रभाज होता है उसको मैं XB से रिप्रेजेंट करता हूँ, और विलायक का जो रहता है उसको XA से। ठीक है, और मान लो ये एक और हमारे पास विलेय रहता, तब इसको मैं C बोलता, तो इसको NC और इसको XC से रिप्रेजेंट कर देता। ठीक है, तो पुस्तक में ये सारी चीज़ें नहीं दी रहती हैं, जो तीसरा वाला ऑप्शन है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ढेर सारे मिक्सचर भी हो सकते हैं किसी भी विलयन में, जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही रहे। ठीक, अब हम इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो एक घटक के मोल की संख्या। अब देखिए मेरा विलयन है, विलयन में 2 घटक हैं, एक विलेय एक हो गया विलायक। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी हमें तीनों को भी ले सकते थे, लेकिन एक विलेय और एक विलायक। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी मिश्रण में उपस्थित एक घटक, अब दोनों में से कोई एक घटक ले रहा हूँ, उसका मोल, इसका मोल, और कुल मिश्रण या घटक के मोल का अनुपात। अब मिश्रण जो रहेगा, मिश्रण का मोल का अर्थ क्या है, मिश्रण का मोल अर्थात या फिर कुल मोल। मिश्रण की जगह मैं सिर्फ लिख देता हूँ कुल मोल। कुल मोल अर्थात जो भी घटक है, एक विलेय दूसरा विलायक, इनके मोल क्या है, NB और NA। तो Na प्लस NB ये कुल मोल हो जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल बन जाएगा ना, विलेय प्लस विलायक, इस तरीके से। तो मैं एक का यदि मोल प्रभाज लिखूं, जैसे मान लो विलायक का लिखता हूँ, एक इसको लिखा रहा है विलायक का मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, तो इसका मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, इसी जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसी घटक का मोल का संख्या बटा कुल घटक का मोल, Na प्लस NB। तो उम्मीद है ये डेफिनेशन के हिसाब से आपने समझ लिया होगा, किसी भी मिश्रण में उपस्थित एक घटक के मोल की संख्या और कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात। अब यदि मैं यहीं पे B का निकालूं, तो ऊपर में मैं B रखूंगा और नीचे में टोटल Na प्लस NB। अब मान लो इधर मैं एक और विलेय रखे रहता, विलेय, तो इसको मैं C नाम देता, इसको NC और इसको XC। ठीक है, तो फिर इसको मैं फिर यहाँ पे प्लस NC कर देता, प्लस NC, और इधर फिर तीसरा का भी निकल जाता, तो फर्क नहीं पड़ता उससे, 1 निकालो 2 निकालो 3। तो ये मैं डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा था कि किसको हम मोल प्रभाज, ये विलायक का मोल प्रभाज, ये विलेय का मोल प्रभाज। यहाँ N क्या है, N मोलों की संख्या है, जिसको हमने 11th में पढ़ा है, W/M, और इसको हम मोलरता नॉर्मलता में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए A लिखा रहेगा तो WA/MA, W क्या है, ये मात्रा है या द्रव्यमान। A लिखूंगा तो विलायक बन जाएगा, B लिखूंगा तो विलेय बन जाएगा। वैसे ही यहाँ भी A लिखूंगा तो विलायक का मोलर द्रव्यमान, B लिखूंगा तो विलेय का मोलर द्रव्यमान।
ठीक है, सी लिखूंगा तो सी का मोलर द्रव्यमान। कहने का अर्थ है यहाँ पर हम किसी को भी विलेय किसी को भी विलायक मान सकते हैं मोल प्रभाज के केस में, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। एक्स ए और एक्स बी, एक चीज़ और याद रखें कि समस्त, ये कभी कभी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आता है, समस्त घटकों के मोल प्रभाज का योग हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जैसे मान लो ये पहला घटक, ये घटक ए था, ये घटक बी था, मान लो एक और रहता सी, तो इनका योग बोल रहा है, तो ये एक्स ए प्लस एक्स बी, इनका योग हमेशा एक होता है। कैसे होता है? एक देखिए, इनका मान रखो एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, बीच में प्लस का निशान, ये एन बी था और ये एन ए प्लस एन बी। इस तरीके से देखिए, नीचे के आधार बराबर है तो कॉमन ले लूँगा और ऊपर को जोड़ दूंगा, एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक है, नीचे दोनों के आधार एक जैसे हैं हर वाले, इसलिए इनको कॉमन ले रहे हैं हम और ऊपर को सीधे जोड़ते हैं जब आधार समान होते हैं, तो इस तरीके से इसका मान एक आएगा। इस तरीके से मैं देखूँ तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा और कैसे सिद्ध करना है ये भी समझ लिया होगा। अब मान लो यहाँ पे सी भी रहता तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता सी, तो उसको भी जोड़ते तो भी वही आता, ए धन एन बी धन एन सी करके टोटल उसका भी मान एक ही आता। ठीक, अब इससे हमने ये सीखा कि ये तो विलायक का मोल प्रभाज हम मान रहे हैं ए को, और बी को किसका मान रहे हैं? विलेय अर्थात सॉल्यूट का मोल प्रभाज। तो इससे हम एक्स बी, यदि मान लो मुझे एक्स ए का मान निकालना है, ठीक है, अर्थात एक्स बी का मान मुझे दिया है और एक्स ए का मान निकालना है, तो क्या करूँगा मैं? इसको उधर लेके 1 माइनस एक्स ए कर लूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नया डेरिवेशन आ जाएगा, अर्थात इसी को हम पलट पलट के अलग अलग बना सकते हैं। ठीक, इस एक्स बी को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, या फिर इसको मैं उधर भेज दूँ तो इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, अर्थात हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको करना रहेगा तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक, अर्थात किसी एक का पता रहेगा तो दूसरे को हम इस एक से घटा के कर सकते हैं। तो देखिए टोटल मान एक आता है, अर्थात जो हम चीज़ परसेंटेज में ले रहे थे 100 के हिसाब से, अब यहाँ प्रभाज का अर्थ ही एक होता है, प्रभाज अर्थात फ्रैक्शन, जिसमें हम एक के साथ तुलना या कंपेयर करके इनके मान डिसाइड कर रहे हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा ये सिद्ध करने वाले के हिसाब से। और ये हमारा हो गया मोल प्रभाज का सूत्र सामान्य, और इनके जगह जब गणित बनाएंगे तो ये वाला डाटा उपयोग करेंगे हर एक चीज़ के लिए, ये याद रखना है आपको स्टेप। साथ में एक लास्ट जो फार्मूला जिसको हमको गणित बनाने में उपयोग होगा, कभी कभी मोललता के साथ संबंध पूछ देता है, तो मोललता के साथ मोल प्रभाज का ये संबंध होता है, एक्स बी एक्स ए इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए, और ये है एम ए। ये कभी कभी गणित बनाने में आपको काम आएगा हायर लेवल पे। ये मोललता है, मोललता का मोल प्रभाज के साथ ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस टाइप का गणित तो हम अभी नहीं करेंगे, फिलहाल इनको नोट करिए, इस टाइप का गणित करेंगे जो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ उसको। एक मिश्रण दिया है, अर्थात कोई विलयन है एक प्रकार से समझिए गैसों का, जिसमें N2 और O2 से बना है, जिसका मोल क्रमशः 10 और 20 है। दोनों अणुओं का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। जो पहला क्वेश्चन है इसमें सीधा मोल प्रभाज पूछा है। अब दो अणु है, मान लो एक मेरे पास N2 है, ठीक है, और दूसरा क्या है? O2 है। मोल अर्थात N का मान, जिसको मैं मोल बोल रहा हूँ, मोल N2 का कितना दिया है 10 और O2 का कितना दिया है 20। मोल प्रभाज अर्थात x पता करना है। अब देखिए N2 के लिए मैं लिखूँगा x N2 और O2 के लिए क्या लिखूँगा मैं? x O2 लिखूँगा। ठीक है, और टोटल क्या रहेगा? कुल मोल क्या हो जाएगा? कुल मोल हो जाएगा इन दोनों का, अर्थात N2 प्लस NO2। सिंगल तो इनका ये है, इसको मैं मान लेता हूँ N2 क्योंकि नाइट्रोजन का है, इसको मान लेता हूँ मैं NO2, अर्थात जिसका जो दिया है उस तरीके से ABCD भी मान सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और कुल मोल अर्थात दोनों के मोल का योग। मोल प्रभाज हम जानते हैं, जब मैं नाइट्रोजन का निकाल रहा हूँ तो नाइट्रोजन का मोल अर्थात NN2 बटा टोटल NN2 प्लस NO2। इसका यदि मैं निकालूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मोल बटा कुल मोल N2 प्लस NO2। अब देखिए नाइट्रोजन का मोल कितना दिया है 10, अब कुल कितना हो जाएगा? कुल देख, इसमें 10 धन 20 बराबर कुल हो जाएगा 30। ठीक है, इसका 10 और इसका 20 है, इस तरीके से 30 मोल हो जाएगा। तो बटा मैं 30 लिखूँगा, 10 से कम 10, 10 या 30 ये मान। ऑक्सीजन का यदि देखूँ तो ऑक्सीजन का कितना है 20 ये मोल, और इसका कितना है 30 है। तो इस तरीके से इसको मैं करूँ तो ये हो जाएगा 2/3। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कैसे बनाना है। अब ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
बहुत पहले कंपटीशन परीक्षा में पूछा जा चुका है नीट में। 1 मोलल जेली विलियन। अब यहाँ मोलल का अर्थ क्या है, ये है 1.0 m। 1 मोलल, मोलल अर्थात मोललता। जेली विलियन में विलेय का मोल अंश अर्थात विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। अब 1 मोलल का अर्थ क्या होता है, अर्थात 1 मोललता 1 m का 1 m का अर्थ होता है कि 1 मोल विलेय कितने में घुला है, 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घुला है, यह है इसका अर्थ। ठीक है, अब इसके हिसाब से विलेय का मोल प्रभाज निकालता हूँ। अब देखिए जो विलेय का मोल प्रभाज है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ XB से, और विलायक का जो रहेगा उसको XA से। विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र होता है NB और Na प्लस NB। विलायक का करूँ तो Na अपान Na प्लस NB, अर्थात एक घटक का मोल अपान कुल घटक का मोल। इसको मैं विलेय मान रहा हूँ, इसी का निकालना है मुझे, और ये है विलायक का, तो इसका हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ विलेय का निकालना है इसलिए इस सूत्र में। अब देखिए NB और Na क्या है, Na है विलायक का मोल। विलायक का मोल का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ विलायक कौन सा है, जली विलयन लिखा है मतलब पानी है, तो हम इसको जानते हैं, ये कैसे लिखेंगे, WA/MA। अब WA अर्थात विलायक की मात्रा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, 1 मोल का अर्थ क्या है, 1 मोल विलेय का अर्थ होता है 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ 1 मोल विलेय, 1 m का अर्थ, इससे मैं लिखा हूँ, तो ये हो जाएगा यही 1000 ग्राम। और MA अर्थात जल का कितना होता है, जल का अणु द्रव्यमान 18। तो इस तरीके से इसको करूँगा तो 55.4 ये आता है। ठीक है, 55.4 या 55.5 के करीब आता है, उसको आप कंफर्म कर लेंगे। 1000/18 का ये Na का मान हो गया। NB का मान, NB कौन सा है, NB विलेय है। विलेय कितना लिखा है, 1 मोल, तो NB का मान मुझे WA में कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये मैं लिखूंगा 1 मोल। अब इनका मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, NB का मान ये 1 रखा, और नीचे क्या रख रहा हूँ मैं, Na का मान कितना है 55.4 प्लस NB 1, तो 1/56.4। इसको जब हल करते हैं, ठीक है, इसको जब हल करते हैं तो ये मान आता है 0.0177। इसी को हम लिख सकते हैं 0.018। इसका कोई यूनिट नहीं रहता, इसलिए कुछ भी हम नहीं लिखेंगे। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, कैसे मैं इसका मान निकाला हूँ, इस तरीके से कैलकुलेट करके। ठीक है, इसको नोट करिए, पहला और दूसरा को, फिर तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 10% W/W ग्लूकोज के जली विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज। अब इसमें जरूरी नहीं है सिर्फ ग्लूकोज का पूछे, इसमें क्या रहता, कभी कभी जल का भी मोल प्रभाज निकालिए ऐसा करके, कभी कभी इनका परसेंट दे देता है, जैसे 10% ग्लूकोज है तो 20% जल है, तो इनका सबका अलग अलग मोल प्रभाज याद करिए, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, प्रतिशत का अर्थ क्या है वास्तव में ये समझते हैं पहले। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है 10% W/W, इसका अर्थ होता है द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, तो द्रव्यमान भी वहाँ शब्द लिखा मिल सकता है। ये वास्तव में क्या है, ये ग्लूकोज के लिए है, और ग्लूकोज का सूत्र ये होता है C6H12O6, और इसका जब निकालते हैं तो ये निकलता है 180। ये क्या रहता है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसका 12 × 6 तो 72, इसका 12 × 1 मतलब 12, और इसका 16 × 6 तो 96, सबको जोड़ देंगे तो 180 आएगा, वो भी किसमें 180 ग्राम। इसको देखते हैं 10% W/W का अर्थ होता है कि 10 ग्राम विलेय। 10 ग्राम विलेय का अर्थ क्या है, ये वास्तव में WB है, विलेय की मात्रा। 10 ग्राम विलेय और फिर नीचे W लिखा है, इसका अर्थ क्या है 100 ग्राम, ये है विलियन। अर्थात विलेय को मैं 10 ग्राम लिया हूँ ग्लूकोज को, उसको लेके मैं पूरा कंप्लीट 100 ग्राम का विलियन बनाया हूँ ग्लूकोज का। ठीक है, इससे हमको ये है विलियन की मात्रा या विलियन का द्रव्यमान। ठीक, अब इससे मैं विलायक निकाल सकता हूँ, विलायक अर्थात कौन सा, WA। ठीक, WA कैसे निकालूंगा, विलियन वाले में 100 में ये विलेय को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 90 ग्राम। इस तरीके से मुझे पता चला कि जो विलायक है वो 90 ग्राम था और विलेय कितना है 10 ग्राम है। ठीक है, यदि नहीं दिया रहेगा तो इसी में कभी कभी क्या देता कि 10% ग्लूकोज और 90% जल आपस में मिलकर विलियन बनाते हैं, तब ग्लूकोज और जल का अलग अलग मोल प्रभाज निकालिए, इस तरीके से पूछता। ठीक है, तो हमको ये सारा चीज़ नहीं करना पड़ता, अलग अलग ये सब लिखा रहता, 10% मतलब 10 ग्राम, 90% मतलब 90 ग्राम ऐसा। ठीक, अब इससे हम निकाल रहे हैं सबसे पहले ग्लूकोज का क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज, ग्लूकोज, और एक है जल, इसका भी निकाल लेते हैं, जल का मोल प्रभाज। एक से मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालूं तो ग्लूकोज क्या है, एक विलेय का काम करेगा, क्यों, क्योंकि इसका मात्रा कम है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये इसी के लिए हमने निकाला है ना। तो मैं ग्लूकोज को मैं मान लेता हूँ, चलिए N ग्लूकोज, N जल प्लस N ग्लूकोज, अर्थात कुल मोल।
इसी तरीके से एन जेल अपान एन जेल प्लस एन ग्लूकोज, अर्थात ग्लूकोज का मोल और जेल का मोल, ये है। कुल मोल पहले पता कर लेते हैं। एन ग्लूकोज अर्थात ग्लूकोज का मोल कैसे निकालूंगा मैं? ग्लूकोज की मात्रा कितनी है 10 बटा ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान 180। एन जेल, जल की मात्रा कितनी है? जल क्या है? ये विलायक है, ठीक है, ये हमने निकाला ना विलायक। ये कितना है 90, तो 90 बटा कुल कितना है 90 बटा जल का कितना होता है? जल का अणु द्रव्यमान 18। ये H2O का देखिए 2 और ये मैं 16 16 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 8, सॉरी ये 2 होता है, 1 गुणी 2 करूँगा तो 2 और धन 16, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 16 और 2 हो जाएगा 18, इस तरीके से। तो ये हम इससे निकालेंगे। इतना जब मान निकलेगा तो इन्हीं मानों को, यहाँ पे जो मान आएंगे इनको मैं इस सूत्र में भरूंगा तो ग्लूकोज का अलग निकलेगा, जल का अलग निकलेगा। तो ये क्या मान आता है, ये मान आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर बताएं यदि आप ये वीडियो देखते हैं या बनाते हैं तो, ठीक है। तो सीखने के लिए ज़रूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें और जो ज़रूरतमंद बच्चे रहते हैं उनको शेयर कर दिया करें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसको हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं, जिसमें हम परासरण दाब, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन अर्थात रिलेटिव वेपरिंग प्रेशर, ये सब चीज़ें अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण सेक्शन है इस यूनिट का। ठीक, थैंक यू।